अस्सलामुअलैकुम जी आया नो भली करे आया बखैर रागले वश अत के प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम और मेरे साथ हैं फैसल करीम। बहुत शुक्रिया। मैंने फौरन से बोल दिया ना, इससे पहले आप अपना नाम अनाउंस करें। आज मैं ये एजाज हासिल करती हूँ। अच्छा, लेडीज तो फर्स्ट होता है लेकिन इतना फर्स्ट है कि वो मेन का भी नाम भी ले लेते हैं। नहीं कोई मत। इट्स एन ऑनर, आपने मेरा नाम लिया। खवातीन को बोलने का बहुत शौक होता है। इट्स एन ऑनर, आपने मेरा नाम लिया। तो आज हम बात करेंगे नए सोशल मीडिया रूल्स की, यानी अब अगर इंटरनेट पे कोई भी मवाद डलेगा तो क्या क्या बातें आपको जहन में रखनी है, किन किन बातों को याद नहीं रखना, किन किन बातों को भूल जाना है। और अगर आप ये बातें याद नहीं रखेंगे तो जो आप डेटा इंटरनेट पे अपलोड करेंगे ना, वो या तो डिलीट हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। तो इस सब पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बड़ा ही अहम मामला है IMF से मिलने वाले कर्ज की किस्त और उसके असरात पर भी होगी बात, क्योंकि कर्ज मिलने का ऐलान तो हो गया है लेकिन इसके बावजूद वो कौन से शकूक व शुबहात हैं जो अभी भी IMF वाली सरकार के पास बरकरार हैं, इस सब पे होगी बात। और इसके अलावा क्या महक आपको पता है कि इस मुल्क में एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक दिन में 4 मौसम होते हैं। एक दिन में 4 मौसम, 24 घंटे मतलब आप ये देखें ना कि 4 मौसम, तो वैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 से ज्यादा होते हैं। 12 होते हैं। 12 होते हैं, लेकिन ये एक शहर ऐसा जहाँ एक दिन में वहाँ का शहरी 4 मौसम एंजॉय करता है। नहीं, एंजॉय नहीं कर रहा। नहीं, सुबह उठ रहा है, सुबह उठ रहा है, सर्दी मिल रही है और सर्दी जो है वो 11 बजे 10 बजे 11 बजे खत्म हो जाती है, तो वो जो स्वेटर पहन के जा रहा है या अपर पहन के जा रहा है वो फिर उतार देता है। लंच टाइम पे वो गर्मी में लंच कर रहा होता है, टी टाइम होता है तो वो और मौसम होता है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है दोबारा खुनकी बढ़ती जाती। तो ये क्या हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है और ये कौन सा शहर है और इसके असरात जो हैं वो क्या होंगे। जब असरात की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको गाने तो पसंद होंगे। मुझे गाने बहुत पसंद है। गाना नहीं पसंद, वो इसलिए, ये भी आज मैं आपको ऑनर बता देती हूँ क्योंकि मेरे को होस्ट जो है फैसल, वो कहते हैं कि देखो तुम अपनी आवाज़ बंद रखा करो, तुम्हारी आवाज़ में कोई भी जब गाना मैं सुनता हूँ ना तो मुझे गाना जहर लगने लगता है। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फसलों को आवाज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, यानी कि आवाज़, साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसीज फसलों पे, ख़ासतौर पे गंदम की फसलों पर क्या असर दिखाती हैं। शो में आगे चल के ये बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहलके की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो समा तहलका खेद सबूत सामने ले आया है और सच क्या है झूठ क्या है सबके सामने रखी दिया है। बिल्कुल, और ये समा की सहाफती जिम्मेदारी है जो कि भरपूर अंदाज में हमारी पूरी टीम ने, हमारे न्यूज़ रूम ने, हमारे डेस्क ने, हमारे रिपोर्टर ने, हर एक ने बड़ी कीनली इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर आपके सामने लेकर आया है। जो आला अदलिया को निशाना बनाने की साजिश थी उसको बेनकाब किया। जालसाजी का पोल खोलने पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी समा को मुबारकबाद दी। जाली वीडियो का खोज निकालने का कारनामा अंजाम दिया। समा के रिपोर्टर, हम कहेंगे कि दबंग रिपोर्टर है हमारे वो सुहेल रशीद, और सच सामने लाने पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी समा का शुक्रिया अदा किया। और मैं कहती हूँ कि फैसल ये देखें, आपकी एक सहाफती जिम्मेदारी है कि एक खबर है आप उसकी तहकीक करें और फिर उस पर बात करें, ना कि बगैर तहकीक के आप चिल्लाएं। तहकीक के बाद भी जिसको कहते हैं डीप डाउन जाना, बिल्कुल उसको खोद के चीज़ निकालना, और अगर उसके बावजूद भी कहीं से कोई और तरदीद आ रही है या तस्दीक आ रही है तो उधर भी रीच आउट करना और वहाँ से भी पूछना, लेकिन उसके बाद वहाँ से क्या जवाब आया। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि वो मुबैना ऑडियो क्लिप कि जिसका तज़किरा किया जा रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उसका फॉरेंसिक भी करा लिया गया और फॉरेंसिक की तस्दीक भी करा ली गई। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कल क्या गुफ्तगू की, किस तरीके से समा को उन्होंने क्रेडिट दिया, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन एक जामा पैकेज हमने बनाया है, एक रिपोर्ट है, मैं चाहती हूँ वो देखे ताकि जो टेबल पर बैठे लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, कैमरे के उस पार लोग जो है वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें इस रिपोर्ट से बखूबी अंदाजा हो जाए। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। आला अदलिया को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो। समा ने झूठ का पर्दा फाश कर दिया। समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे सुहेल रशीद ने तहकीक की तो पता चला कि ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा
साबिक चीफ जस्टिस की मुख्तलिफ तकरीर के अल्फाज जोड़कर बनाया गया। ऑडियो की पिच से लेके तमाम चीज़ें जो इसमें जो लहजा होता है और उसके दरमियान जो वक्फा लिया जाता है, पाजी, स्ट्रेस, हर चीज़ को हमने मिला के देखा। समा ने मुबैयना ऑडियो का पोस्टमार्टम किया। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक नहीं किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इसमें बिल्कुल जायज है, मैंने दोस्तों से कहा और उन्होंने इत्तेफाक किया, अदलिया की आजादी मुतासिर होगी। ये तमाम जुमले 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के खिताब से लिए गए। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक नहीं किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be a little blunt about it। ये जुमला साकिब निसार ने सूबाई जुडिशल कमीशन से खिताब में कहा। Let me be little blunt about it। Let me be little blunt about it। साबिक चीफ जस्टिस की इन दोनों तकारीर में नवाज शरीफ केस की दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही थी। ऑडियो और तकरीर के जुमले साथ सुनने से जालसाजी मुकम्मल बेनकाब हो जाती है। Let me be little blunt about it। Let me be little blunt about it। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक नहीं किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये रिपोर्ट जो कि बहुत सारी चीज़ें वाज़ह करती है और सलाम है सुहेल रशीद को जिन्होंने इतनी बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की और फिर सच का सच और जो झूठ का झूठ था, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, वो हमें अलग अलग नजर आया। इसी पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि समा ने जालसाजी का पोल खोल दिया, मुखालिफिन के पास कहने को कुछ नहीं रहा। ज़ाहिर है मुखालिफिन तो नून लीग ही है, कोई शक नहीं है कि इसमें मरियम नवाज और नून लीग मुलव्विस है। जालसाजी की तहकीकात करके इनको सजा देनी चाहिए। और फवाद साहब ये भी कह रहे हैं कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी की तारीख आती है तो इस किस्म की चीज़ें सामने आ जाती हैं। और फैसल, जैसे कि हमने देखा कि नून लीग मुल्क के अदालती निज़ाम को मुतनाज़ करने की कोशिश करे, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। बिल्कुल, और उन्होंने ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन पर समा को मुबारकबाद भी पेश की। ये तो आप लोगों ने जो जिस तरीके से इतना ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि इंकशाफ किया है और एक इन्वेस्टिगेशन इसने पूरी की है, इस पर मैं समा टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जितने ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको एक्सपोज किया है, अब इसके बाद तो कोई बात रह नहीं गई है। अनफॉर्चुनेट है कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम के मुकदमात चलना शुरू होते हैं, इस तरह की लीक्स जो हैं वो बना के आ जाती हैं और उसके नतीजे में पूरी अदालती निज़ाम को, पूरे हमारा जो इंतज़ामी निज़ाम है, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश जो है वो नून लीग की तरफ से हो रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम। कार्रवाई अब तो जरूर होनी चाहिए। और जिन लोगों ने जाली तकरीर साबिक चीफ जस्टिस की बना के इस तरह की सेंसेशन खड़ी की, उसमें अब इसके बाद और कोई इसमें कोई शक नहीं रह गया कि मरियम नवाज इसमें पूरी तरह मुलव्वस है और ये सब कुछ नवाज की इमा के ऊपर हुआ है और इसके ऊपर एक पूरी तहकीक करके उनको सजा दी। अब इस तमाम तर मामले पे हम बात करते हैं उस शख्सियत से कि जिन्होंने इससे तमाम तर पर्दा जो है वो हटाया, चाक किया। सुहेल रशीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त आपने ये इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे ये बताइएगा कि ये ऑडियो आई, इसके बाद एक वबाल मच गया और इस ऑडियो से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि जिससे इसका माहौल बना। इस पे तो हम टाइमिंग वगैरह पे बाद में बात करते हैं, लेकिन आपको कब ये एहसास हुआ? हमने भी पहली बार सुना तो कुछ आगे पीछे मामला हमें लगे, लेकिन क्योंकि फ्लो में ऑडियो जा रही थी, आपको कब लगा कि यार ये मैं दोबारा सुनूं, क्योंकि इसका फ्लो जो है वो मुझे कहीं हिट कर रहा है, इसके जो पॉजेज हैं, इसके जो ब्रेक्स हैं वो नेचुरल नहीं है? शुक्रिया, गुड मॉर्निंग फैसल। सबसे पहले जो आपका ये सवाल है कि कब पहली बार लगा कि इसको दोबारा सुना जाए, तो जब पहली बार मैंने ये ऑडियो सुनी उसी वक्त मुझे लगा था कि ये जो फ्लो है ये दो बंदों के दरमियान, टेलीफोन पे तो ऐसे कोई बात नहीं करता, वो तो और एक अंदाज़ होता है, वो एक मकालमे की जो है वो लहजा होता है, लेकिन ये मकालमा नहीं है। ये तो साबिक चीफ जस्टिस की आवाज़ तो मैंने पहचान ली कि जी है ये उन्हीं की, लेकिन है किसी ये कोई स्पीच है जहाँ पे वो बहुत से लोगों से खिताब कर रहे हैं।
तो ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि मुझे इसको दोबारा सुनना चाहिए। बार बार सुना तो वो सेंस भी नहीं बना रहे थे, कुछ जुमले ऐसे थे जुड़े हुए और उनका जो फ्लो था वो भी ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे अब इस पे ढूंढना चाहिए। और फिर दूसरा मेरे जहन में ये आया था कि साबिक चीफ जस्टिस का अगर ये जो मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी खिताब से लिया गया एक उनका वो है पोर्शन है मुख्तलिफ जिसको जोड़ा गया है, तो उन्होंने कितनी एक जगहों पे ऐसी स्पीचेस की होंगी, मुख्तलिफ बार्स में ही की होंगी। तो उस पर फिर मैंने एक सर्च स्टार्ट की और मैं उनकी मुख्तलिफ जो लाहौर हाई कोर्ट बार से, पेशावर हाई कोर्ट बार से और इस तरह के मुख्तलिफ जो उनके एड्रेसेस थे वो मैंने सुनने शुरू किए। तो उसी के दौरान मुझे एक जो है सबसे पहले मुझे उनका जो मिला वो सूबाई जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी तीसरी, उसमें उनका जो स्टार्ट था वहाँ पर उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली लेट मी लिटिल ब्लंट अबाउट इट। तो उसकी पेस बिल्कुल वो मिलती थी, लेकिन मैंने इसे भी इग्नोर इसलिए किया, मैंने कहा कि ये तकिया कलाम किसी का हो सकता है वो ये अक्सर इस का इस्तेमाल करते हूँ। लेकिन मैं मज़ीद उसको तलाश करता रहा और उनकी वीडियो सुनी, मुख्तलिफ उनकी वीडियो सुनते सुनते फिर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से उनका जो 22 फरवरी 2018 का खिताब था वो मिल गया। उसको सुनते हुए मुझे तो फिर वो सारे जुमले तरतीब से मिलना शुरू हो गए जो कि उस ऑडियो में मौजूद थे, वो मैंने लिख के सामने रखे हुए थे कि ये कौन कौन सा जुमला है। तो वो जब मैच करने लगे एक से ज़्यादा, सही है, जब वो बहुत ज़्यादा मैच कर गए तो देन मैंने अपने ब्यूरो चीफ साहब से बात की कि ये इस तरह की एक चीज़ बन रही है और ये सारे वो हैं। फिर हमने उन्हें एक एडिटिंग मशीन पे रख के देखा, उन सारों की पेस, पास, स्ट्रेस, टाइम एक जितना वो ले रहे थे। तो उसके बाद कोई शक रह नहीं गया था कि हम इसको ना करें। सही। और सुहेल, बड़ा आपको अप्रिशिएट करना बनता है क्योंकि इतनी कीनली ऑब्जर्वेशन आपने जो की है कि हर एक चीज़ को एक चेन है, ये आपने इसको जोड़ा और फिर वो चेन जुड़ते जुड़ते एक तहलका खेज खबर हमारे सामने तकरीर नहीं थी, एक तकरीर नहीं थी, डिफरेंट उनकी वो तकरीर और डिफरेंट जो साल थे वो और डिफरेंट टाइमिंग्स। एग्जैक्टली, ठीक। सुहेल साथ रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। हम हमेशा जब भी बात करते हैं किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत की तो हम कहते हैं कि आला अदलिया, कानून की बालादस्ती अहम पिलर्स में से एक हैं। प्लीज़ मुझे बताएगा, जब हमारे रिपोर्टर ने कल ये पर्दा उठाया और बताया कि साबिक चीफ जस्टिस की ये आवाज़ तो उन्हीं की है लेकिन उनकी मुख्तलिफ तकरीर के हिस्सों को जोड़ा गया है। सबसे पहले जी तो ये सुहेल साहब शायद थे जिन्होंने ये किया है सारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सबसे पहले तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि यही हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने जर्नलिस्ट से, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो जहां आप सच को, एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि सच सामने लेके आए। तो जब ये आई थी ओरिजिनली ऑडियो, तो क्योंकि हम सब आवाज़ पहचान रहे थे तो कंफ्यूजन तो थी दिमाग में और जी ये चाह रहा था कि हाई कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कंटेम्प्ट की पिटीशन सुन रहा है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे ताकि सच्चाई पता चल सके। लेकिन उसके बाद डिनायल आया जब जस्टिस साकिब निसार साहब का, तो कुछ हौसला अफजाई हुई कि हाँ वाकई ये शायद फेक हो। और फिर कल जब ये समा ने, आपके चैनल ने जब ये इसको कंपेयर करके सामने पेश कर दिया और उसे क्लियर होगी बात कि ये एक्चुअली फेक है और वो उसको जोड़ तोड़ के बनाया गया है ये ऑडियो को, तो फिर मेरा ख्याल है एक सुकून का सांस लिया हम सब ने, क्योंकि एक लीगल फ्रेटर्निटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बल्कि पूरी पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी की, जहाँ इंसाफ मिलता है। अगर उधर कहीं किसी किस्म की ऑब्जेक्शन आए या कोई उसके खिलाफ कोई बात की जाए तो बंदे को अफसोस होता है और जी चाहता है कि इस बात को क्लियर करे। तो मैं एक तरह से ग्रेटफुल भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ समा टीवी का कि उन्होंने ये चीज़ सामने ले आई ताकि एक मामला तय हो गया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए मेरी नज़र में, इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये फेक न्यूज़ बनाई किसने और उसको फिर अगर वो पकड़ा जाए जिसने भी बनाई है तो फिर उसको उसकी ट्रायल करके उसको सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी फेक न्यूज़ ना आए, या उसको अगर आए तो खदशा हो कि पकड़ा जाएगा और उसको सजा होगी।
अच्छा बैरिस्टर साहब, एक तो चीज़ ये, अब इससे मेरे दो सवाल निकलते हैं। एक तो ऑब्वियसली टेक्निकल बुनियादों पे भी सुहेल भी हमारे साथ ही मौजूद है, उन्होंने भी बताया कि ठीक है कि अगर आपका कोई तकिया कलाम होता है तो वो आप बोलते हैं मुख्तलिफ तकरीर में भी, घर में भी, लेकिन वही चीज़ सेम टोन के साथ, सेम पेस यानी सेम रवानी के साथ जो आवाज़ ऊंच नीच होती है उसमें भी कोई रद्दो बदल नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी साजिश है टेक्निकली तरीके से भी। दूसरी बात, कुछ अरसे से एक माहौल बन रहा है, अगर हम ढके छुपे अल्फाज में भी इसको कहें तो भी आप समझ जाएंगे कि पहले राना शमीम की चीज़ सामने आई, फिर फलां, फिर ये दीगर चीज़ें, तो काफ़ी अरसे से एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़ किसी भी राय को पकड़े और उसको पहाड़ बना दें। जी, ये इसका एक आप अगर आप तबसरा करना चाहें, पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है या नहीं है, लेकिन एक आप अगर सोचें तो आप ये देखते हैं कि ये समहाउ टाइमिंग जो इसकी है, जो अपीलें चल रही हैं मरीम नवाज की और नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन सारी न्यूज़ आइटम का टाइमिंग जो है वो उनके साथ कनेक्ट करता है। अब ये तासुर मिलता है कि शायद ये एक तरह से उन अपीलों में अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए या प्रोसीडिंग्स को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए एक काविश है, एक कोशिश है। सही। तो ये इसमें सच्चाई का तो पता नहीं कितना सच है या कितना है, लेकिन तबसरा जरूर, एक आपको अंदेशा जरूर होता है, एक आपको ख्याल जरूर आता है कि ये हो सकता है ये इसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि बार बार आप देखें जब भी डेट आती है उसके थोड़ी देर पहले या उसी दिन ये इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक, इसीलिए मैं मेरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रहा है वो इस चीज को भी जरूर देखेगा और इसको आगे इन्वेस्टिगेट करेगा। जहाँ तक तकिया, जहाँ तक ये फ्रेज, क्या साकिब निसार साहब ये फ्रेजेस नॉर्मल जुबान में इस्तेमाल करते थे कि नहीं, मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, 30-35 साल से, तो ये तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये उनके कोई नॉर्मल अल्फाज नहीं थे जो इस्तेमाल किए गए। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई आदत थी इन चीज़ों को दोहराने की, इन अल्फाज को। तो ये एक यकीनी तौर पे वो स्पीच के साथ से ही लिया गया है और उसको जोड़ा गया है। ये तो आई थिंक आपके सुहेल साहब ने, और क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया उसमें उन्होंने सच्चाई को सामने ले आए वो। ठीक, बैरिस्टर साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट इस लिहाज से, और यही बात फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं जब उन्होंने कल गुफ्तगू समा से, और समा का शुक्रिया अदा किया। सुहेल भी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, हर तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला, बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप चूँकि फील्ड में होते हैं, चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र होती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें, जैसे कि फैसल ने भी जिक्र किया कि एक माहौल बनता चला जा रहा है, और फिर हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो बड़ा काबिल एहतराम है हमारे लिए, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है अपोजिशन की जानिब से या मुखालिफिन की जानिब से, आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, मैं चूँकि खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर भी कर रहा हूँ कई साल से, और नैब कोर्ट्स भी करता हूँ, और साथ ये जो पूरा ट्रायल है एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया का, इसको भी मैंने कवर किया है। तो अभी अपीलें भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो एक एफिडेविट आया था, वो स्टोरी भी हमने उसके ऊपर भी फॉलो अप्स किए थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह एक बैक ऑफ माइंड तो ये चीज़ मौजूद थी कि ये इन्हीं दिनों में इसकी टाइमिंग के साथ, जिस तरह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी क्वेश्चन उठा चुकी है कि ये अब क्यों ये सामने आया एफिडेविट। तो उसके बाद जब ये एक नई ऑडियो इस तरह से सामने आई, एक स्टोरी सामने आई, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में ज़रूर मौजूद था वही कि शायद ये उसका एक तसलसल हो। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा जिन जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी दी है। मैं नहीं कहता कि उनकी कोई बदनीयती ही इसके पीछे हुई होगी, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है, उनको शायद किसी ने एक ऑडियो बना के भेजा, उन्होंने उसका फोरेंसिक भी करवा लिया, और वो रिकॉर्ड शायद इस तरह से किया गया था कि फोरेंसिक में भी क्लियर हो गई, वो बिल्कुल क्लीन एंड हो सकते हैं। लेकिन ये ऑडियो जहाँ से ली गई, वो कहाँ, वो मौका कौन सा था, वो स्पीच कहाँ पर की गई, ये सामने लाना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, और उसी को मैंने सर्च किया, और वो मुझे मिल भी गई चीज़ें, और वो सारे पूरे के पूरे
जुमले भी मिल गए सेम पिच के साथ। तो ये सारी स्टोरी थी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपीलों से पहले, या कल फिर समाअत होने जा रही है, तो उससे 2 दिन पहले ये स्टोरी सामने आई थी। तो टाइमिंग एक ज़रूर इस पे क्वेश्चनएबल तो ज़रूर है, लेकिन ये हम तो इसको एक स्टोरी के तौर पे ही ले रहे थे, और उसमें से जो चीज़ें नई निकल के सामने आ गई वो हक़ाइक़ हमने अब पब्लिक के सामने रख दिए हैं कि ये तो बुनियादी तौर पे एक स्पीच थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से की गई, ना कि ये कोई टेलीफोन पे की गई गुफ्तगू है किसी के साथ, कोई ऐसी खुफिया ये गुफ्तगू नहीं है जिसको कि लीक बना के पेश किया जा सकता है। सुहेल, फिर ये भी हुआ, बहुत सारा दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि जी इसकी फिर फॉरेंसिक कराई गई और गालिबन मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि किसी अमरीकी कंपनी से इसकी फॉरेंसिक कराई गई और उसने तस्दीक की कि नहीं जी ये एडिटेड नहीं है। तो फिर आपने गालिबन उस कंपनी से भी रब्ता किया जहाँ से इसकी तस्दीक की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि हुई है, तो वहाँ से क्या फिर रिस्पॉन्स मिला, ज़रा ये तो बताएं। देखें, हमारे ऑफिस ने उससे हेड ऑफिस ने रब्ता किया था उस कंपनी से, और उन्होंने जवाब में नो कमेंट्स कहा था। उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इसके ऊपर, सारी के ऊपर, क्योंकि फॉरेंसिक में तो बड़ा क्लियरली क्लेम किया गया था, और हमारी स्टोरी के बाद भी उन जर्नलिस्ट से और मुख्तलिफ लोगों ने यह क्लेम किया कि जी वो कंपनी अभी भी इस पर कायम है कि जी ये कहीं से ले के जुमले नहीं जोड़े गए। लेकिन हमने जो ओरिजिनल जब वीडियो सामने रख दिए तो उसके बाद मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और एक फॉरेंसिक जो होता है वो एक चूँकि कंप्यूटराइज्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको देखता है कि आपने जो ऑडियो भेजी है वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक कहीं पे उसमें कट तो नहीं लगा हुआ। तो अभी अगर फैसल में आपका ये महक की जो मुख्तलिफ शोज में की गई गुफ्तगू है उनको एक टाइमलाइन पे रखूं, प्ले करके नई रिकॉर्डिंग करूं तो नई रिकॉर्डिंग अगर उसकी करूं एक डिवाइस से प्ले करके दूसरी में, तो वो अनएडिटेड एक पीस भी आपका मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये इस तरह की बहुत सी पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं। लेकिन अगेन मैं कोई श्योरिटी से नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा। मेरा काम ये था कि जो ओरिजिनल उसमें सेंटेंसेस यूज हुए हैं वो कहाँ पे थे और किस कॉन्टेक्स्ट में बोले गए थे, वो बतौर सहाफ़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पे आयद होती है कि आप अवाम जो कि आप पे बड़ा एतमाद करते हैं, आपने उनको सही सच खबर देनी है, ना कि अबहम वाली खबर देनी है। बेहद शुक्रिया सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद हैं अगेन। बहुत बहुत ज़्यादा आपने बेहतरीन काम किया जिसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपके लिए बनती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। IMF $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर तैयार हो चुका है, मुआहदे तय पा गए हैं। IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख कर्ज की सिफारिश कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए, मगर IMF को खदशा है। हाँ जी, मगर जब आपने ये वो अगर मगर वाले में अगर मगर नहीं, ये पूरा मगर है बल्कि मगरमच्छ है। IMF को खदशा क्या है जी? वो खदशा ये है कि महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में होगा मजीद इजाफा, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्ज हैं, इस पर काबू पाने और मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने पर जोर भी दिया है। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाई जाए, और तीसरी शर्त यह है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ वादे पर अमल करना होगा। अब IMF मुआहदे की बहाली से रुपए की कदर भी बहाल होने लगी। चलें, फाइनली समथिंग गुड हैपनिंग। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 47 पैसे कमी के बाद 175 रुपये 24 पैसे से गिरकर 174 रुपये 77 पैसे पर आ गया। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बताइएगा, IMF ने बारहा ये कहा भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी इकॉनमी को रिवाइव किया है वो काबिल सताइश है। एक तरफ तो तारीफ, बट कड़ी शराइत हैं ये, और सबसे कड़ी तो यही है आम आदमी के लिए कि पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपये बढ़ेगी उस वक्त तक कि जब तक वो 30 रुपये तक ना पहुंच जाए। बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। तो इस सारे सिनारियों को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 30 रुपये पर लीटर हम जो है पेट्रोलियम लेवी पिछले कई सालों से ले रहे हैं। ये इस साल में जो है 7-8 महीने जो है हमने पेट्रोलियम लेवी की जो मिकदार है उसको कम कर दिया। उसकी वजह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ना थी। साथ साथ हमने इस पेट्रोलियम लेवी के मद में 600 अरब रुपए का बजट बनाया था, यानी 600 अरब रुपए की आमदनी आनी थी। और अगर वो 600 अरब रुपए हम पेट्रोलियम लेवी छोड़ देते हैं और आमदनी नहीं आती, तो मतलब 600 अरब रुपए से या हम कर्जा लेंगे या 600 अरब रुपए के हम अखराजात नहीं करेंगे।
तो जब एक चीज बजट हो जाए, जैसे हम और आप अपना बजट बनाते हैं, तो अगर वो उस बजट की कटौती करनी पड़ जाए या ये करना पड़ जाए तो आप बताएंगे कितनी मुश्किलात होंगी। दूसरी बात ये है कि 4 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमत मकामी तौर पे बढ़े। ये तमाम का तमाम उसका जो स्विंग फैक्टर है वो आलमी मार्केट में तेल की कीमत है। जैसे हमने अभी 8 रुपए बढ़ाया था आज से 10 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 15 तारीख को, तो उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत थी कोई $82। अभी वो आज सुबह तक $76 है। 15 तारीख अभी ये जो 30 तारीख आएगी, अगर इसी लेवल पे रहता है तो शायद जो है कीमतें ना बढ़ानी पड़े, इसी कीमत के अंदर हमें 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी का मिल जाए। लेकिन साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि हमने 17% सेल्स टैक्स जो लेते थे उसको सिफर कर दिया। इस वक्त हम सेल्स टैक्स की आमदनी भी नहीं ले रहे। तो ये तमाम की तमाम जो सहूलत तो नहीं मैं कहूँगा, ये जो कड़वा घूट है वो अवाम के साथ हुकूमत भी भरी है, और हुकूमत की ये तमाम आमदनी बजटेड थी जिसकी बेसिस पे उसने तनख्वाहें देनी है, दिफा को देने हैं पैसे, जो सूद की अदायगी करनी है, तमाम अखराजात उसके बजटेड है इस आमदनी की बेसिस पे, जो फिलहाल हुकूमत को नहीं हो रही। अच्छा, तो ये भी एक रियलिटी है और इसको देखा जाए। दूसरी बात ये कि बहुत शोर मचाया गया था कि IMF की टॉक्स फेल हो गई, IMF का प्रोग्राम फेल हो गया। ये 45 दिन हमें लगे IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने में। उस दौरान आपने भी सुना होगा कि शायद 5 रुपए जो है बिजली के यूनिट की बात की गई, तो वो सिर्फ ₹1.40 निकला। हमाद अजहर ने ये कहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों बाद, यानी कि उस वक्त 30 से 40 पैसे की जरूरत पड़े, अगर जो हमारी इस वक्त तेल की जो कॉस्ट है, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल LNG बढ़ा हुआ है उससे जिससे बिजली बन रही है, तो शायद उसकी वजह से हमें करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ गर्दिशी कर्जे पिछले साल जो 450 अरब थे उसको कम करके 130 अरब कर दिया गया। ये याद रखिएगा, ये गर्दिशी कर्जे इस हुकूमत की मेहरबानी नहीं है। ये जितने बिजली घर लगे थे पुराने बिजली घर हैं, हमने तो एक यूनिट भी नहीं लगाया, हम उस गन को संभाल रहे हैं अभी तक। तो वो जो मुआहदे करके गए हैं उसी की हम पासदारी कर रहे हैं और उसी से कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हो। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि किसी ने उस दिन कहा कि मोटरवे में जो है जो लाहौर इस्लामाबाद जाती है उसके चार्जेस बढ़ गए, इस हुकूमत ने बढ़ा दिए। तो लोगों को बताने की जरूरत यह है कि जब ये मोटरवे बन रहा था उसी वक्त 15 साल के जो मोटरवे का टोल था वो तय कर लिया गया था। तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से जो पिछली हुकूमत करके गई है, क्योंकि मोटरवे हुकूमत ने नहीं उन लोगों ने बनाया होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो वो जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो पिछली हुकूमत ही तय करके गई है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आम आदमी तक नहीं पहुंचाई गई, जिन्होंने मुआहदे किए उन्होंने ही हमें जो है मीडिया में फैला दिया कि देखें नवाज शरीफ के दौर में तो 400 रुपए लेता था टोल टैक्स, अब 900 रुपए कर दिए इन्होंने। ठीक। तो ये कितनी, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी है, जो हमें लोगों को आपके थ्रू जो है सामने लाने की जरूरत है। जैसे अभी एक तो आप डिसऑनेस्टी सामने ले आए हैं जो अभी वीडियो की बात कर रहे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हुआ काम, और कम से कम जो है सहाफत अब वन साइडेड नहीं है पाकिस्तान में, और यही होना चाहिए, जो सच है उसको सामने लाए। अगर हम भी गलत कर रहे हैं हमें भी एक्सपोज करें यार। बिल्कुल। और मुज़फ़्फ़र साहब ये जैसे आपने भी अप्रिशिएट किया ना, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सहाफ़ी होने की या सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं तो फिर यकीनन आपको वो ज़िम्मेदारी भरपूर ईमानदारी से निभानी भी चाहिए, और इसी तरह हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ भी है ये। मुझे बताएगा कि IMF ने कोरोना फंड्स के इस्तेमाल की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी है, सेल्स टैक्स में जो छूट थी उसे भी खत्म करने के लिए कहा गया। इस पर आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि IMF ने अगर कोरोना फंड का ऑडिट मांगा है तो हर चीज का ऑडिट होता है पाकिस्तान में। सरकारी खजाने से अगर 1 रुपया भी खर्च होता है उसका ऑडिट होता है। तो उन्होंने भी कोई चीज गलत नहीं मांगी और हुकूमत को भी देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी किसी के जहन में बेज़ाब्ती है कि वो की होगी तो सामने आ जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और आपको हुकूमत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने खुले दिल से ये तजवीज़ मानी उनकी। अगर दाल में काला होता तो आए बाय शाय हो रहा होता, आपको तो पता है, एहसास है इस चीज़ के, जैसे माजी में होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने सेल्स टैक्स की छूट की बात की। देखें, सेल्स टैक्स की छूट 2 तरीके की है। एक है जो बिल्कुल आम आदमी से मुंसलिक है, जैसे कि खाद है, खाद पे सेल्स टैक्स नहीं है। हुकूमत ने ये बात IMF की नहीं मानी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़राअत हो, और ज़राअत से सिर्फ किसान नहीं, हमें और आपको भी सस्ता खाना मिले।
जहाँ पे जो आम आदमी से ज्यादा जो अमीर आदमियों के इस्तेमाल की चीजें, जैसे कि अगर बाहर से चॉकलेट्स आ रही थी, बाहर से कोई लग्जरी सब्जियां आती है, आपको पता है जैसे बड़े स्टोर्स में, अगर कोई ब्रांडेड क्लोथ्स आ रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, या कोई बड़े कारखाने वालों को मुराद दी हुई थी कि उनकी मशीनों पे सेल्स टैक्स की छूट दी हुई थी जो माजी में दी हुई थी, तो वो जो है उसको आप फेज आउट करेंगे। और IMF कहता है कि भाई आपके मुल्क में 17% सेल्स टैक्स है, किसी चीज में आपने सिफर कर दिए, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 12, ये कैसा निजाम है? सेल्स टैक्स का एक ही रेट होना चाहिए। अगर आपने सब्सिडी देनी है उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी दें। ये क्या कि आप एक आदमी को अलग करके फायदा दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे। तो अब इसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं ताकि ये जो है एहसास से महरूमी भी खत्म हो, और जिन पे लगना चाहिए वो लगे, ताकि वो पैसा हुकूमत के आए, ताकि हुकूमत उस पैसे को वापस आवाम की फलाह पे खर्च करे। चलिए ठीक है मुजम्मिल साहब, एक बड़ा अहम सवाल मुझे आपकी तरफ करना है, लेकिन जैसे कहा कि सेल्स टैक्स में भी यूनिफॉर्मिटी लानी है, अब सवाल ये भी बनता है कि क्या ये जो 17% सेल्स टैक्स है और जो IMF ने कहा है कि ये छूट ख़त्म की जाए, तो अगर ये छूट ख़त्म होगी तो इसका क्या बर्डन आएगा, इस सब पे होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू नया दिन। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे IMF के उन कर्जाजात की जो अब पाकिस्तान को मिलेंगे। अक्टूबर में ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे और फिर ये होते होते स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात, फाइनली IMF हैज़ डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान को कर्जे देगा। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक्स फॉर वेटिंग। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो टारगेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 300 बिलियन का है जो हमने अचीव करना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़। देखिए, हमारा जो पूरे साल का टारगेट था, टैक्स का हदफ था, वो 5800 अरब था। अब उसको बढ़ा के 6100 अरब कर दिया। ठीक है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये जो 300 अरब इजाफी है, उसमें से 225 अरब रुपए हुकूमत अपनी टारगेट से जो है ज्यादा पहले 4 माह में ही कर चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हदफ है हमारे लिए, एक तो ये अच्छी चीज़ ये कि जितना टैक्स ज़्यादा होगा वो मुल्क के लिए अच्छा होता है, और दूसरा ये कि ये हदफ हम जो है 4 महीने में शुरू के ही 4 महीने में जो है 75% उस इजाफी हदफ का हासिल कर चुके हैं। ठीक है। तो हमें अपेरेंटली जो है कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा कि हम जिस हदफ को हासिल ना कर सकें। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन अब इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारे खदशात ये बढ़ रहे हैं कि जी अब जो हमने 5 रुपये लेवी, गो के आप पहले भी कह चुके थे कि 30 रुपये पहले भी लेवी हो चुकी है इस मुल्क में, गो के हम 5 रुपये या 4.95 रुपये बढ़ाने की हमने ये मंजूर कर ली है। तो अगर तो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं, इसका मतलब ये है कि उसका भी इस पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसके साथ मिला के पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ेगी। देखिए, बात ये कि रिलीफ जो होता है ना, वो एक वक्त के लिए दिया जा सकता है, उसको फॉर लाइफ नहीं दिया जा सकता। और 8 महीने से हम रिलीफ दे रहे हैं, और जैसे आपको मैंने कहा कि 600 अरब रुपए, सिर्फ आप 300 अरब की बात कर रहे हैं कि इजाफी टैक्स, 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी जो है हुकूमत का एट स्टेक लगा हुआ है सब। ठीक है। और उसके अलावा सेल्स टैक्स जो है 17% जो हम लेते हैं वो सिफर ले रहे हैं। तो वो हम ऑलरेडी अपनी जो गुंजाइश थी वो सारी की सारी आवाम को जो है छोड़ चुके हैं आवाम के लिए। अब आखिर में जो है हमारे इंतजाम, हमारी हुकूमत अमूर भी तो चलनी है ना भाई। अब वो कैसे चलाएंगे? ताला तो नहीं लगा सकते। तो उसके लिए अगर हमारे और आप दोनों के हक में बेहतर है, अवाम यानी कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आए, ताकि हुकूमत ने जो उसको नुकसान हुआ था टैक्स की मद की आमदनी में, वो भी उसको पूरा कर सके ताकि बजट बैलेंस हो। देखें, एक बात याद रखिएगा, आज का रिलीफ कल का टैक्स होता है, और अगर ये रिलीफ ही रहता है तो वो कर्जा लिया जाता है, और वो कर्जा भी अवाम ने ही उतारना है। तो ये हमारे जहनों में एक गलत बात डाल दी गई है माजी की हुकूमतों ने कि वो कर्जे ले लेके जो है इस तरह के जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर रिलीफ देते थे, आज उनकी अगली जनरेशन उसको पे कर रही है इजाफी जो है सूद की शक्ल में जो हमने कर्जे लिए। अब आप बताएं मुझे कि हमारा इस साल अगर 6000 अरब रुपए टैक्स जमा भी हो जाता है, उसमें से 3000 अरब तो सिर्फ सूद की अदायगी में दे देंगे। तो ये कोई हम अच्छी चीज तो नहीं कर रहे, कोई हम आने वाली नस्लों के लिए कोई
बेहतरीन काम तो नहीं करके जा रहे। तो ये चीजें हमें सोचनी होगी। और दूसरी बात ये देखें, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कल ही डिस्कशन हो रहा था 26% जो है डीजल की सेल्स बढ़ गई है, 26%। और पेट्रोल की सेल्स भी जो है 10% से ज्यादा, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी बढ़ गई है। तो ये अवाम ही खर्च कर रही है। कता कलामी की माजरत, आपने कहा कि डीजल की जो खपत है वो बढ़ गई है, लेकिन उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल सीएनजी नहीं मिल रहा, तो लोगों ने जाना डीजल पर। नहीं, जो ये आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ कि जिन्होंने डीजल पे सीएनजी लगाई हुई है तो वो डीजल पे कन्वर्ट नहीं होती, पेट्रोल वाली हो जाती है कन्वर्ट। अच्छा, ठीक। अच्छा मुजम्मिल साहब, जैसे हम कहते हैं कि टैक्स मजीद लगा दिया गया, या 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का भी IMF की तरफ से कहा गया, और तरक्याती बजट में जो 200 अरब रुपए की कटौती का भी कहा गया है। इससे आप आने वाले वक्त में, यानी इन फ्यूचर, अगर मैं कहूँ कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि मुल्क का क्या हाल होने वाला है, हमारा जो मुआशी पहिया है वो हम कहाँ पर देखेंगे, या मुआशी सूरत हाल हम कहाँ पर देखेंगे, या हमें अपनी पॉलिसीज़ में इसको सामने रखते हुए क्या कुछ चेंजेस लेके आनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें आप मेरा तजिया ना लें, आपने IMF की 2 बातें बताई, तीसरी बात भी IMF की बता देती इसी में। उन्होंने कहा कि तरक्याती अखराजात कम कर दें, टैक्स लगा दें, साथ उन्होंने ये कहा इस साल भी GDP पाकिस्तान की 4% और अगले साल 4.5% से बढ़ेगी, और हमें खदशा है कि हम 5% से कई ज़्यादा से ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टैक्स महसूलात है उसमें 37% इजाफा हुआ है, जिसमें इनकम टैक्स की महसूलात में 32% इजाफा हुआ है। ओके और मुजम्मिल साहब, चलिए ये तो हम मान लें, कई बार हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी देखें, पेट्रोल जो है वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है, और अभी भी खित्ते में पाकिस्तान में जो पेट्रोल की पर लीटर कीमत है वो सबसे कम है, वो सबसे कम है, और बाकी खित्ते में ज़्यादा है। पेट्रोल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वी डोंट प्रोड्यूस ऑयल। लेकिन बिजली के मामले में सर, फ़र्ज़ कीजिए मैं अगर कराची की आपको मिसाल दूं तो 700 यूनिट का अगर किसी का बिल आ रहा है तो GST सब मिलू के तो सर वो 28 रुपये फ़ी यूनिट बन रहा है। क्या खित्ते में बाकी ममालिक में भी बिजली इतनी महंगी है? ये इसलिए क्योंकि बिजली पे तो हमारा कंट्रोल है ना सर? ये पहली बात तो ये कि बिजली पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। उसमें भी जो है बाहर से जो है दरामदी फ्यूल इस्तेमाल होता है, LNG और फर्नेस ऑयल, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और उसमें जो हमारी जो डैम्स हैं वो अब लगभग 22-23% हमारी बिजली पैदा करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिछली जितनी हुकूमतें थी उन्होंने जितनी पिछले 30 सालों में बिजली लगाई वो दरामदी फ्यूल पे लगाई। तो ये तो माशाल्लाह इनको क्रेडिट दिया करें इनको कभी कभार, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे हम पेट्रोल की कीमत अब रुपए में नहीं, हम कहते हैं कि अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है। मजे की बात यह है कि बिजली में भी हम सस्ते हो गए क्योंकि हमारी रुपए की कदर काफी ऊंची है। हमारी बिजली खिते में डॉलर टर्म्स में जो है इस वक्त सस्ती हो चुकी है। सही, ठीक। मुजम्मिल साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना IMF प्रोग्राम की, तो गर्दिशी कर्जे, पेट्रोल का बढ़ जाना या आवाम की मुश्किल, ये नागुज़ीर है क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने आपको कर्जा देना है तो उसने आपसे पूछना भी है कि भाईजान वापस कैसे करना है, ठीक है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम खबरें हैं स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा रुख करेंगे उस शहर का जहां पर दिन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 मौसम एंजॉय किए जाते हैं, और ये 4 मौसम लोग कभी कभी एंजॉय करते हैं, कभी कभी बीमार हो जाते हैं। जैसे मुझ जैसे लोग एंजॉय करते हैं, फैसल जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये ज्यादा हिट कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब मैं बच्चा हूं। नहीं, इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। अच्छा जी, बच्चों को ज़्यादा हिट इसलिए करें क्योंकि जाहिर है कि इम्यून सिस्टम का भी मसला होता है, और दूसरा ये कि बच्चे अम्मा की बात नहीं मानते, फ़ौरन से स्वेटर उतार देते हैं। नहीं, लेकिन वही मसला है ना कि जो मान रहे हैं वो कौन सा बच रहे हैं। हाँ। हम बात करें शहर कराची की, आप सुबह निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे हजरात निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, सर्दी होती है
और ख़ासतौर पर शारा फैसल हो जाए, इस तरह की सड़कें हो जाएं, ओपन होता है, आप देख सकते हैं वो बेचारे वो देखो ऊनी टोपी और जैकेट पहन के जा रहे हैं। अब यही लोग अगर घर वापस जाएंगे गर्मी में दोपहर में, तो उनको लगेगी गर्मी, और गर्मी में स्वेटर और ये जितना भी है टोपी है, ऊनी टोपी, ये सब होती है बात। अच्छा, ये शाम को वॉक के लिए निकलेंगे तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आंखों में ना जलन सी होने लगती है, और जैसे ही रात का आगाज होता है एक बार फिर खून की एंट्री, थोड़ी सी ठंड फिर से आ जाती है और फिर से सर्दी लगने लग जाती है, और फिर से आप क्या करते हैं कि शॉल्स ले लेते हैं, ब्लैंकेट्स में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब ठंड हो गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? जैसे कराची के सियासतदान कराची के नहीं, वैसे कराची का मौसम भी कराची का नहीं। सोचे तो कराची सबका, कराची किसी का नहीं। कराची के इस मौसम को आखिर क्या नाम दिया जाए? बेवफा हो चुका है कि कराची का मौसम, सवाल है ये। कराची के मौसम का ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और आपके रवैयों पर, आपके मूड स्विंग्स जो हैं उस पर कितना असर पड़ता है, और क्या कराची का वाकई कोई अपना मौसम है जिसे हम कह सके कि हाँ ठीक है कराची का ये मौसम है? जैसे अब अगर हम बात करें पंजाब की तो वहाँ आजकल बहुत सर्दी है, बात करें अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की तो हुकूमत की, वहाँ पे भी सर्दी है, नॉर्दर्न एरियाज की बर्फबारी है, तो वहाँ विंटर सीजन है। हमारा कौन सा सीजन है? लेकिन कराची में कौन सा सीजन है? बीमारियों का सीजन है या फिर इन्फेक्शंस का सीजन है? ये एक सवाल है। तो डॉक्टर फैसल महमूद, सरबरा इन्फेक्शन डिजीजेस, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची का मौसम ना हर माँ बाप का, हर नौजवान का, हर एक ऑफिस गोइंग का, स्कूल कॉलेज गोइंग का ना इमल ले रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त ठंड है, दोपहर में गर्मी है, शाम को डस्टी जो है वो वेदर आपको मिलता है, और रात में फिर से खुनकी बढ़ जाती है। तो यकीनन इससे जो है इन्फेक्शंस होते हैं, गले की बीमारी या नज़ला ज़ुकाम। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऐसा मौसम इंसानी सेहत पर कितना असरअंदाज होता है, कितने बुरे तरीके से उसको हिट करता है? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। सो बिल्कुल कराची का मौसम ये वो बदलता मौसम है जब ये नहीं समझ में आता कि पंखा खोलें या पंखा बंद करें, या एसी खोलें या एसी बंद करें। कभी गर्मी कभी सर्दी, और बिल्कुल इस मौसम के अंदर और खासतौर पर सर्दियों के अंदर इवेंचुअली जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जो आम जो नज़ला खांसी ज़ुकाम के जो वायरस होते हैं एंड ऑल्सो कुछ खास वाले जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड हो गया, उनके बढ़ने के असरात बढ़ जाते हैं। मगर ये एक अच्छी बात ये है कि जब मौसम तब्दील होता है तो हमको ये भी पता है कुछ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, जैसे कि अब डेंगू इंशाल्लाह अपना जोर तोड़ना शुरू कर देगा, जो डायरिया की कुछ चीज़ें हैं, इन्फेक्शन हैं, वो अपना जोर तोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ अब लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि वो वेट करते हैं जी कब टोटल सर्दी आए। वैसे कराची में अब पहले किसी और शहर में सर्दी जो है वहाँ का मौसम अनाउंस करती है कि मैं आ गई हूँ, हमारे यहाँ मूंगफली वाला अनाउंस करता है कि सर्दी आ गई है, वरना तो सर्दी वरना तो ऐसा सच कोई ख़ास नहीं है। अब इसका कितना इफेक्ट पड़ता है? बिकॉज एक बच्चा है वो शाम में खेल रहा है, वो गर्मी उसको लग रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं तो मुतदिल मौसम में वो खेल कूद के आया है, अभी पसीने पसीने है और अचानक से मगरिब के बाद खुनकी बढ़ जाती है। तो मैंने एक बड़ी छोटी सी मिसाल देती है, इस तरह की जो वेदर एक नहीं रहता, एक टोन में नहीं रहता है, इसका कितना अफेक्ट पड़ता है? इसका बिल्कुल असर पड़ता है एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखने की ज़रूरत है कि उस वक्त मौसम है क्या। एंड एक्चुअली सिर्फ कराची का मसला नहीं है, बहुत सारे शहरों का मसला होता है जब मौसम चेंज होता रहता है कि एकदम से चीज़ें चेंज होती हैं। इस वजह से हमको भी प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, यानी कि अगर जिस दिन सर्दी है उस दिन आप जैकेट पहने, आप ऐसे कपड़े पहने जो कि आप जल्दी से उसको चेंज कर सकें। जैकेट स्वेटर से बेहतर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, एंड आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है, अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो मफलर वगैरह, क्योंकि हवा लगती है तो उससे ठंडी होती है। इससे ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्फेक्शन का ताल्लुक तो नहीं है, अलबत्ता बीनों के सर्दियों के अंदर या जब माहौल थोड़ा ड्राई होता है तो ये वायरस ज़्यादा आराम से फैलते हैं, ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, घर के जो बड़े होते हैं जैसे अम्मा हो गई, दादी होगी, तो कहती हैं सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में तुमने जो है वो बैठे हो, इसलिए गर्दन में भी दर्द है, बॉडी भी आपकी जो है वो भी उसमें भी पेन हो रहा है, या फिर गला इसीलिए बंद है, या फिर आपको फ्लू इसीलिए है। तो क्या वाकई ये चीज़ इफ़ेक्ट इतनी करती है? और दूसरा, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसको ये ज़्यादा टारगेट करता है ऐसा मौसम? इसमें 3-4 सवाल एक साथ हैं। एक चीज़ तो ये कि जब मौसम चेंज होता है तो जिनको जोड़ों की बीमारी है उनको तो पता है कि जोड़ों में दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है, और पट्टों में दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है। दूसरी चीज़ ये कि जो एल्डरली हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा होते हैं, उनको अमूमन ये मौसम ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जैसे आपको पता है घर के अंदर मौसम, अब बाहर जो मौसम है जब धूप हो रही होती है वो अलग है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी नहीं है तो थोड़ा सा धूप में जो बाहर अगर हो सके तो जाया जाए।
और तीसरी चीज़ है कि जो अंदर रहते हैं ऑब्वियसली अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आपने सब खिड़कियाँ वगैरह बंद की हुई हैं, तो फिर अगर किसी को नज़ला खांसी है तो ज़्यादा आराम या तेज़ से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई नो यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टिल क्योंकि हम आम आदमी भी इस चीज़ से मुतासिर हो रहा है, हमारी अब ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये इम्पार्ट करें कि जी ये वेदर चेंज, और जितना इसको चेंज नहीं कहेंगे, इसको वेदर की ख़राबी कहेंगे। दरख्त हमने काटे हैं, उससे हमारे यहाँ कोई मौसम नहीं रुक रहा, बारिशें नहीं हो रही, तो हमारा सीज़न जो है वो चेंज होता जा रहा है, और सर्दियाँ प्रॉपर नहीं आ रही हैं, गर्मियाँ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऑब्वियसली इस पर बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस सारी चीज़ों का। ऐसे में लोग जो हैं वो अपने आप को, जैसा आपने कहा, किस तरीके से प्रिपेयर करें? आपने देखा अभी ये मौसम जाएगा, आगे गर्मियाँ इतनी आएंगी कि वो हीट स्ट्रोक की तरफ मामला चले जाते हैं। ऐसे में एज कराचीइट्स हम किस तरीके से अपने आप को डिजीज़ से भी और इस वेदर से भी निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें? एक बात जो कराची की है वो ये कि हमारा मौसम फिर भी बहुत इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता जितने दूसरे ममालिक के अंदर है, जिसका एक फ़ायदा ये है कि हमारे घर जनरली निस्बतन वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड हैं कि वो गर्मी जो है वो ज़्यादा उसमें रहती नहीं है। हमारे घर थोड़े से उसमें वो वाले नहीं जिसमें इंसुलेशन डली होती है ताकि वो गर्मी को कंट्रोल करें, तो यानी कि गर्मी के मौसम फिर भी थोड़े से बेहतर होते हैं। सर्दी में ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि घर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ज़्यादा, जिसका मतलब ये है कि घर के अंदर अगर आपको ठंड सर्दी है तो प्लीज़ घर पे भी आप फिर स्वेटर जैकेट वगैरह पहने। दूसरी चीज़ जो हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं वो ये कि ऐसे काम ना करें जिससे आलूदगी बढ़े। एंड इसमें बहुत सिंपली चीज़ें, अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो मेक श्योर कि उसकी सर्विसिंग करते हैं, ज़्यादा धुआं ना निकले। अगर आप ऐसे काम पे हैं या स्कूल अगर जाते हैं तो कोशिश करें कि आप कारपूल करें, यानी कि 2-3 लोग साथ मिल के जाएं, जिससे रोड पे ट्रैफिक भी कम होगी और आलूदगी भी कम होगी। और तीसरी चीज़ ये जो कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कुछ आपके हाथ में है कचरा वगैरह, तो उसको प्लीज़ रोड पे ना फेंकें, वो अपने जेब में रख लें, घर पे आराम से सही जगह पे फेंकें, वरना तो होता ये कि आपने कुछ खाया और यूं फेंक दिया। Exactly. और सिविक सेंस होना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये है ना कि हमारे अवाम शायद कहते हैं कि घर को साफ रख लें लेकिन गली को गंदा कर दें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये गली भी उन्हीं का तो घर है, ये मुल्क भी तो उन्हीं का घर है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझाएगा कि कराची के मौसम को अगर हम देखें तो बड़ी अजीब सी हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार हमें मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बुखार है। अब जब टेस्ट करवाया जाता है ना तो कोविड है, ना डेंगू है, ना कोई और डिजीज़ होती है, लेकिन उसको बुखार है, वो 10 दिन तक या 11 दिन तक बुखार रह रहा है या 8 दिन तक बुखार रह रहा है। अच्छा जी, गर्मी है, पसीना है, लेकिन उसके बावजूद आपको फ्लू हो रहा है, उसके बावजूद गला आपका बंद है, आवाज़ आपकी बैठी हुई है। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि हम बात करें ना कि कराची में दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और दिन में भी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को ठंड महसूस हो रही होती है, उन्होंने तब भी स्वेटर पहना होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये जो बीमारियां अजीब सी, और स्पेशली हम शहर कायद में इन बीमारियों का रुझान देख रहे हैं, इसका एक तो हल, दूसरा ये क्या मौसम की वजह से है, ये क्या है बेसिकली, आवाम को प्लीज़ समझाइएगा। देखिए ये आपने बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट बिल्कुल सही आपने पॉइंट किया। एक तो ये कि याद रखें हर गला खराब इन्फेक्शन नहीं होता। हर मौसम के अंदर कुछ लोगों को एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं और कुछ लोगों को सर्दियों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को गर्मी में ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ हर गले खराब के ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। हो सकती है एलर्जी हो, और जिनको होता है उनको पता है कि सर्दियों में हमेशा उनका गला खराब ही रहता है, नाक बहती रहती है, या गर्मियों में कुछ लोगों को, या स्प्रिंग में, यानी कि ये हो गया आपके मई या फरवरी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब भी लोग बहुत करीब रहेंगे, और कराची की आबादी माशा से बहुत ज़्यादा है, तो बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाती हैं। और चूँकि मच्छर वगैरह ज़्यादा हैं और वायरस तो लाखों हज़ारों किस्म के हैं, तो कुछ वायरसेस बिल्कुल ऐसे फैलते हैं जो कि हमको नहीं पता कौन से हैं। और इसकी कुछ मिसाल डेंगू ही को ले लें कि कुछ सालों पहले डेंगू लोगों को लगता था, उनको नहीं पता कि डेंगू है। चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, बहुत सारे इस तरह से वायरसेस ज़रूर हैं जो फैलते हैं, और इनका मौसम से बिल्कुल ताल्लुक है। निगलेरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब बहुत गर्मी होती है तो निगलेरिया की हमेशा 1 या 2 केसेस आते हैं, क्योंकि उसको गर्मी पसंद है। इसी तरह से जब अगस्त आता है तो मच्छरों का सीजन होता है, तो फिर डेंगू और मलेरिया फैलता है। तो मैं ये लोगों से कहता हूँ, इन्फेक्शन जो फल जैसे हैं, हर मौसम का अपना एक फल, एक अपना इन्फेक्शन को साथ लेके आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली कराची में 10-12 ऐसे केसेस आए हैं, उनको बुखार हुआ, 10 दिन उन्हें बुखार रहा है। अच्छा, जब उनके कराया गया है टेस्ट तो चिकनगुनिया भी नहीं निकला,
डेंगू भी नहीं निकला, मलेरिया भी नहीं निकला, लेकिन ब्लड उनका इन्फेक्शस ज़रूर निकला है। ऐसे में क्या इलाज करें? उनको एंटीवायरल दें, एंटीबैक्टीरियल दें, क्या दें उनको? सो ऐसे केसेस की एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं टू फिगर आउट कि ये केसेस कौन हैं, उनके ब्लड का सैंपल भी ले रहे हैं, जिनको हम लोग एक रिसर्च के तहत प्रॉब्ली यूएस या ब्राज़ील भेजेंगे टू सी के एग्जैक्टली क्या है ये इसके अंदर। तो इस पर तहकीक तो चल रही है। अलबत्ता किसी भी अगर आपको बुखार हो तो ऑब्वियसली कॉमन चीज़ हम पहले रूल आउट करते हैं। अमूमन जितने भी हम ये पेशेंट देखें इस तरह से जिनको ये बुखार व सब टेस्ट नेगेटिव आए, तो वो वक्त के साथ खुद ही बेहतर हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ प्लीज़ याद रखें कि डेंगू का कोई टेस्ट 100% नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि अगर आप जल्दी कराएं तो नेगेटिव आएगा, कुछ टेस्ट हैं जो बाद में कराएं तो नेगेटिव आता है। तो यही सब चीज़ देख रहे हैं कि वाकई कोई नई बीमारी है या ये हमारी पुरानी ही बीमारियां हैं जिनकी डायग्नोसिस में वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक तो चीज़ ये कि इज़ इट समथिंग न्यू, ये जो आप अमेरिका भेजेंगे इसके टेस्ट के लिए, ये मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज़, डेंगू के अब वालों 4 वेरिएंट्स हैं, तो क्या ये उसका एक वेरिएंट हो सकता है जैसे आप भी कह रहे हैं कि जी उसका करा लेते हैं बाद में नेगेटिव आता है या समथिंग लाइक दैट? So we don't know if this is new. ये नहीं मालूम कि कोई नई चीज़ है। हो सकता है अगेन कोई पुरानी ही बीमारी हो जो कि डायग्नोज नहीं हो रही। वेरिएंट्स का जहाँ तक आपने बात की तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमेशा ये होता है, अगर आप पहले भी पुराने जो हमारे डेंगू के वेव्स को देखें तो 2-3 वेव हमारे अच्छे आते हैं, फिर एक बहुत बुरा वेव आता है जब कोई एक नया वेरिएंट आता है। बिल्कुल कोविड की तरह ये एक तरह से जो वेरिएंट नया आता है, फिर 2-3 साल आपके अच्छे गुजरेंगे। तो ये एटलीस्ट पंजाब साइड पे तो उनका बुरा साल है, हो सकता है फिर उसी वजह से अगले साल हमारे पास बुरा साल हो, बिकॉज वो वेरिएंट इधर आएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझाएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि जैसे हम बात करेंगे डेंगू के 4 वेरिएंट हैं, इन चारों वेरिएंट्स की रिपोर्ट में से किसी एक भी वेरिएंट की रिपोर्ट ऐसी है जो कि नेगेटिव आती है और फिर पता चलता है कि अच्छा नेगेटिव आने के बाद आपको डेंगू है, मतलब ऐसा कुछ है या कोई ये अभाम ही है, फैलाई हुई बातें भी हैं? प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जी, तो डेंगू के जो 2 टेस्ट हैं उसमें एक टेस्ट एंटीजन टेस्ट है जो कि वायरस को डायरेक्ट देख रहा होता है, और फिर 5 दिन बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं डेंगू का। मगर दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट जितने भी वेरिएंट है उसको डिटेक्ट कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि किसी को सेकेंड इन्फेक्शन हो डेंगू का, तो उसकी एंटीबॉडी की जो हम चेक करते हैं लैब के अंदर, उसके लेवल निस्बतन कम आते हैं तो वो मिस हो सकता है। और एंटीजन टेस्ट जो है जो पहले 5 दिन में पॉजिटिव आता है, अगर आप उसको देर से करें तो वो नेगेटिव आएगा। तो टाइमिंग इसमें ज़रूरी है, इसमें वेरिएंट कितना ताल्लुक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट्स आपने, ये जो मशकूक चीज़ है जो कि नई है या नहीं है या नई नहीं है, तो जिसका हमें पता कब लगेगा? रिपोर्ट्स आपने भेज दी हैं या कब भेजनी है? इसका रिजल्ट कब आना है? तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली पहले हम इतने जमा करें कि उसको भेजें। वो हम भेजते हैं यूजली एज रिक्वायर्ड, या जब इतने जमा हो जाए तो भेज देते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी ऐसे केसेस लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले उनको हम जाके इवेल्यूएट भी करते हैं कि वाकई उनको कोई नई बीमारी है भी या रिलेटेड है भी नहीं, क्योंकि जैसा तो पता है बुखार के तो हज़ारों कॉजेज होते हैं, हो सकता है ये सब अलग अलग चीज़ें ही हों जो कि और एक कोई बीमारी ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने का। ज़रूरी था ये समझना कि मौसम जो है उसके इतने असरात, और चूँकि ज़ाहिर सी बात है एक दिन में इतने मौसम है तो उसके असरात भी इतने ज़्यादा ही होंगे। ज़रा मौसम के बाद बात करते हैं खूबसूरत आवाज़, उसके भी असरात होते हैं। अच्छा, आप आवाज़ के भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, तानसेन जब गाया करते थे दरबार में, तो वो कहते हैं कि जो दिए की लौ जल जाती थी, चिराग जल जाते थे, वो ऐसा राग अलापते थे। इसी तरह ऐसा भी राग था कि वो आप उसको गाते रहे तो बारिश हो जाती है। तो ये तो हम सब अफसानवी समझते थे। वैसे ये किसी को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत नहीं, हम तो ये अफसानवी समझते थे कि कहानियाँ, लेकिन अब ये हो रही है, इस पर रिसर्च तानसेन पे नहीं हो रही, लेकिन ये हो रही है कि क्या फसलों पे आवाज़ का, साउंड वेव्स का कोई असर होता है। तो फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रिए माहिर हैं, इन्होंने आवाज़ों से गंदम की पैदावार में इजाफे का कामयाब तजुर्बा किया। अब ये मुनफरद रिसर्च है क्या, और अगर तो ऐसा हो जाता है तो हमें फिर क्या सबको निकल जाना चाहिए खेतों की तरफ, और उसके बाद हाँ जिनकी आवाज़ अच्छी है वो सब खेतों में चले जाएं, वो घरों में रहिए ना। बिल्कुल ना, खुदा का वास्ता यार, फसलें तबाह ना करते। उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं, पर उस पर मजीद बात करेंगे। मीठा बोलें। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह, आई लव यू यार। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप भी ठीक है? ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। ये कितने जल्दी आपने ग्रो कर लिया, और शाबाश, थोड़ा सा और जोर लगाएं। प्यार का एहसास दिलाएं।
जल्दी बाहर आ जाइए यार, शाबाश शाबाश, आई लव यू यार। हमारे बीच आएं तो कुरान पाक की तिलावत भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। बेजुबान पौधों और फसलों पर इंसानों की बोलियां छोड़ती हैं अपने असरात। फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रई माहिर की फसलों पर इंसानी आवाज़ों और लहजों के असरात की कामयाब रिसर्च। डॉक्टर इजाज के मुताबिक गंदम की फसल पर कुरान पाक की तिलावत, मीठे अल्फाज, मुस्कुराते अंदाज और सॉफ्ट म्यूजिक समेत तल्ख अल्फाज, तेज म्यूजिक और मुनाफकत से बड़े लहजों का इस्तेमाल किया गया। क्या करूं मैं, किधर पल्ले पड़ गया यार, कहाँ चला गया हूँ। जो देखो सूखा पड़ा है, तू तो सोकी जावे तो बेहतर है, तेरा तो इतनी दुनिया आने का जवाब ही नहीं है, गंदा जिया। जिसके हैरत अंगेज नताइज सामने आए। 11 आवाज़ें मुंतखब की और 12वीं थी मेरी कंट्रोल की। इसमें एक में तलावत करवाई, एक में इसमें सॉफ्ट आवाज़ें दी, मीठी आवाज़ें दी, दूसरे इसमें लहजा जो सख्त रख के किया वो किया, फिर इसमें एक और आवाज़ दी जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट तो थी लेकिन उसमें मेरा ध्यान कहीं और था। फिर मैंने ढोल बजाया, फिर मैंने हारमोनियम बजाया। ज़रई माहिर के मुताबिक कुरान पाक की तलावत वाले खेत की पैदावार 90 मन से जायद, जबकि एहसासात से आरी लहजों वाले खेत की पैदावार सिर्फ 17 मन फी एकड़ हुई। जो कंट्रोल रखा गया था मैंने, वहाँ पर 51 मन पैदावार आई फी एकड़, और जहाँ पर तलावत कलाम पाक पढ़ा गया था वहाँ पर पैदावार 90 मन को क्रॉस कर गई। सबसे कम पैदावार वहाँ पे आई जहाँ पर आवाज़ मेरे प्यारे थे लेकिन मेरी तवज्जो कहीं और थी। तो इसका मतलब ये निकला कि पौधे भी मुनाफकत फील करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि दीगर फसलें भी इंसानी रवैयों की पहचान रखती हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनाएं, गंदम की पैदावार बढ़ाएं, शीरीं अल्फाज और लहजों में मिठास जहां फसलों और पौधों की पैदावार बढ़ाती है वहीं इन्हें बीमारियों से भी बचाती है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ये कराची स्टूडियोज में आप देखें, ये देखें फैसल आपने ऐसा क्या रिपोर्ट में के दौरान आपने कैसा गाया पढ़ा, क्या था वो? मैं ये समझ गया हूँ कि अगर आपके पास पौधे हैं और अगर आप उनसे प्यार से पेश आएँ तो ये पौधे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमेशा ज़िंदगी में तो सुना था कि यार ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी बढ़ते हैं, ये तो हमने देखा था, लेकिन इंसान की आवाज़ को महसूस करना, कुरान पाक की तिलावत को महसूस करना, और उसके बाद अगर आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ध्यान मेरा इसकी तरफ नहीं, तो ये मुनाफकत को नाराज हो जाएगा और फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी, शुक्रिया यहाँ पे रख दें, बाद में ले जाऊंगी तो अभी हमने रिपोर्ट भी देखी कि जब आप पूरे ध्यान के साथ, पूरे तवज्जो के साथ किसी भी लिविंग थिंग से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यकीन जाने कि वो भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर एजाज तबस्सुम साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, और जैसा कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई अपने नाज़रीन को। तो डॉक्टर साहब, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो, ये हमने मिसरा तो सुना था, लेकिन आवाज का फसलों की पैदावार पर असर, बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प कहानी है, रिसर्च भी है। सर कैसे इसका आगाज किया, सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने का। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि जज्बा, जोश और लगन हो तो दुनिया की हर चीज़ सिमट के सामने आ जाती है। मेरे जहन में एक बात थी कि चूंटी, आपने वाक़या सुना होगा कि चूंटी कह रही थी अपनी सहेलियों को कि यार इधर उधर हो जाओ, कहीं आप घोड़ों की सुमों के अंदर कुचले ना जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर हुदहुद का वाक़या, वो उनकी आवाज़ सुनी। फिर उससे बढ़ के मैं आता हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में। उधर आपको याद होगा कि जब खजूर का तना मस्जिद नबवी की तोसी के सिलसिले में उधर उठाने लगे तो वो रो पड़ा था, मुझे मत उठाए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात है। तो इसी तरह जब मैंने और इसमें गौर किया तो यकीन करें कायनात की हर चीज़ बोलती हुई महसूस हुई होगी आपको। अब ये तो जिंदा चीज़ें हैं ना, सड़कें भी बोलती हैं। रात के वक्त जाएं तो आपको पता चलेगा वो शुक्र अदा कर रही हैं, मेरे ऊपर कोई वज़न अब नहीं है। तो यहाँ से आगाज़ हुआ। ये एक्चुअली हुआ ये कि ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, 94-5 की बात है। हम ना गंदम के सिट्टों के से
नर निकालती हैं और इसको इस प्रोसेस को कहते हैं एमेस्कुलेशन, और बटर पेपर बैग उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 100-150 के करीब बटर पेपर बैग चढ़ाए हुए थे, तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद जब असर के बाद बारिश आंधी आई है, तो दिल मेरा तड़प उठा कि यार वो जो मेरे बटर पेपर चढ़े हुए थे वो तो फट गए होंगे आंधी से। तो वो जो अंदर फीमेल डेवलप हो रही है उसको तो फॉरन पोलिनेशन, वो पोलन आके उसको पोलिनेट कर देगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नहीं हुआ। मैं भागा इधर आया, मुझे घर वाले रोकते रहे, ना जाओ कहीं सांप ना निकला, लेकिन मैं इधर भाग आया क्योंकि मेरा इश्क है गंदम और मेरी सारी लाइफ इसमें गुजरी है। जब मैं आया तो वाकई आप यकीन करें कोई मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने जब बटर पेपर पर दोबारा चढ़ाए तो वुड यू बिलीव कि एक रिलीफ मुझे मिला। उसके बाद फिर और मैं एक मेरा आर्टिकल छपा कलाम इलाही के मुताबिक गंदम की पैदावार, इसके ज़रिए मैंने डेवलप करने की कोशिश की है। वो है ना सूरत अल बकरा में एक आयत है कि एक दाने से 7 बाली और हर बाली में लगे 100 दाना, यानी एक दाने से 700 दाने लगने हैं। तो ये हमारी रिसर्च थी। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि यार पैदावार बढ़ाने के ये तो तरीके हैं सारे रवायती, कोई और जिद्दत होनी चाहिए। तो फिर मैं पौधों में यकीन करिए, मैं पौधों के पास जाता हूँ गंदम के, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हुए महसूस होते हैं, मुझे पानी दे दो, मुझे ये देखो मुझे बीमारी लग रही है, मुझे ये देखो। यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया फिर ये सिलसिला सारा। और क्यों कि कायनात की मुझे जब वो बात ज़हन में आती है कि हर चीज़ बोलती है, तो पौधे क्यों ना बोलेंगे। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बड़ी मज़े की आपने बात की कि इसमें आपका अपना महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फीलिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आई थिंक आप तभी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको हर चीज़, नॉट इवन हम जस्ट अगर सिर्फ इस चीज़ की बात करें, सड़कें हो गई या दीगर चीज़ें हो गई, उनसे बात करना, उनके रवैये को पहचानना, उनके एहसासात या उनके जज्बात को पहचानना, आई थिंक ये इंसानों के अंदर अगर ये हुनर हो जाए तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे हम कमांड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जिद्दत आ सकती है। मेरा सवाल ये है कि एक आम शख्स, आप देखें, जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप ये देखें कि हमारे इस माशरे में कुव्वते सुनने की सलाहियत मफकूद है। वो कैसे, मेरे प्रोफेसर थे ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, वो जब हम पाकिस्तान में गए सारे स्टडी टूर में, तो वो कवाली उधर लगी हुई थी। तो जब हमने कवाली सुन ली तो मुझे कहने लगे, तो बस आपने क्या देखा? मैं कहा मैं तो कवाल को देख रहा था, वो कैसे कैसे चेहरा बना रहा है। कहते नहीं, आप देखें ज़ानो इरादत मैं तय करता हूँ अपने साथी के सामने। मुझे वो समझाने लगे कि यार मैं पता क्या देखता हूँ, जो इस कवाली को सुनने वाले इधर बैठे हैं ना, मैं उनको चेहरे को देखता हूँ, उनके चेहरे मुझे मुतग़य्यर अंदाज में देखते हैं कि उनमें क्या फ़ील हो रही है। तो ये कुव्वते हिस्स होनी चाहिए उसको समात की, सुनने की। तो ये वाकई हमारी कमी है। अगर ये हम देखें ना, इसको ब्रॉड सेंस में ले लें, अगर हम देखें कि यार पाकिस्तान क्या चाह रहा है और हम किधर जा रहे हैं, बस ये एक हिस्सा है पाकिस्तान के बनने का मतलब क्या है और हम किधर जा रहे हैं। ये हमारे माशरे में सुनने वाला कोई पैदा हो जाए तो यकीन करें ये अभी भी जन्नत बन सकता है हमारा ये पाकिस्तान। बेशक। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये मुझे बताइए कि इसकी आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, तो कुछ हमारे साथ आदाद शुमार शेयर कीजिएगा कि जहाँ पे आपने पौधों को डांट फिटकार लगाई या जिसको कहते हैं नेगेटिव कॉनोटेशंस की साउंड वेव्स गई क्रॉप्स पे, तो उनका क्या हाल हुआ। और जिधर एक तो कुरान पाक की तिलावत या फिर दूसरा हम देख भी रहे थे कि जिधर आपने जाके सॉफ्ट आवाज़ में बात की और नरम लहजे में उनसे जिस तरह बच्चों से बात करते हैं उस तरह उन पौधों से, उन गंदम के खोशों से गुफ्तगू की, तो वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन ईल्ड हुई, ये ज़रा ये बताएं। ये मैंने ना कोई 12 तजर्बे किए हैं, 2-2 किनाल पर मुश्तमल थे ये, ठीक है। और इस एक एक्सपेरिमेंट का फासला इतनी दूर था, इसकी आवाज़ वहाँ पर खड़े बंदे को सुनाई ना दे सके। 12 एक को कंट्रोल रखा और 11 आवाज़ें डेवलप की। सबसे पहले मैंने सॉफ्ट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक बजाया उधर जाके, वहाँ पे उसके बाद डिस्को म्यूज़िक बजाया। फिर उसके बाद मैंने जब सॉफ्ट वर्ड यूज़ किए नरम लहजे से और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब यार तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यार मैं तुझ पे कुर्बान, यार आप कितने भले हो गए हो यार 2 दिन में माशाल्लाह इतना। ये एक तो ये लहजा था। और दूसरा लहजा था कि मेरा ध्यान किसी और तरफ था कि क्या था, वो नरम लहजा था, कुर्बान प्यारा, तुम प्यारा कुर्बान, ये यानी कि मैं उससे इन्वॉल्वमेंट मेरी शो नहीं हो रही थी।
और तीसरा था ये, अगला था ये तजुर्बा कि उससे मैंने एब्यूज़ सर जो सख्त अल्फाज सख्त वाले अल्फाज है वो उनको मैंने यूज़ किया, बदतमीज़, चोर चुका, डाकू, बदतमीज़, इस तरह की बातें। अच्छा, फिर उसके बाद डांट डपट की उसके बाद। अच्छा, उसके बाद फिर ढोल बजाया, तलावत करवाई, ये इस तरह 12 ट्रीटमेंट थी। और शोर शराबा, हाँ एक शोर शराबा था, उसमें 5-6 बंदे खड़े करके मैंने कहा आवाज़ें दो यार, उनकी आवाज़ों से कोई एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कम पैदावार किसकी आई। आप देख रहे होंगे कि यार वो ढोल बजाने वाले की होगी, यार वो कंट्रोल वाले की होगी। नहीं, जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पौधे भी महसूस करते हैं आपकी कुर्बत को, आपकी कंपनी को महसूस करते हैं। मेरा तवज्जो तो इधर थी, ठीक है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वहाँ पर वुड यू बिलीव पैदावार कितनी आई? 66% कम आई वहाँ पर पैदावार। जो कंट्रोल रखा था वहाँ पर पैदावार आई 51 मन, 51 मन पर एकड़। 2 कनाल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एकड़ों के ऊपर। और जो दूसरे नंबर पे पैदावार आई, वुड यू बिलीव, वो 54%। ये वो आवाज़ थी जहाँ पर हमने ढोल बजाया था, यानी कि ढोल, शोर शराबा, ये ऐसी आवाज़, इसमें भी तख्लीकी अमूर सर अंजाम नहीं दे पाते। और उसके बाद 47% कम पैदावार आई जहाँ पर डिस्को म्यूज़िक बजाया गया था। और इसी तरह अब मैं और आगे चलता हूँ। एक जगह मैं बताना भूल गया, रोने की आवाज़ें पैदा की थी। और एक जगह पर स्माइलिंग फेस पैदा की थी। मैं एक खिलखिलाना और स्माइलिंग फेस में अलग अलग ये इशू है। और एक पर ऊंची ऊंची खिलखिलाता था। अब इनकी आवाज़ सुनने की पैदावार देखे कि जहाँ पर रोने की आवाज़ थी ना, वहाँ पर पैदावार आई 39 मन, यानी कि कंट्रोल से 24% कम पैदावार आई। फिर बुरे अल्फाज जो बोले थे गए थे, वहाँ पर 20% कम पैदावार आई। यहाँ पर यानी यहाँ पर पैदावार आई 41 मन पर एकड़। फिर आवाज़ों के शोर शराबे से जहाँ पर कोई आवाज़, एक लफ्ज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ये हम अपने मुआशरे में देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पैदावार आई 42 मन, यानी कि कंट्रोल से 18 मन कम पैदावार आई। फिर जहाँ पर मैं खिलखिला के हंसता था, वहाँ पर पैदावार आई 44 मन पर एकड़। इसकी फीसद बन जाती है 14%, 14% कम पैदावार आई। अब मैं ज़रा ऊपर आता हूँ, तो कंट्रोल की पैदावार आई ना 51 मन पर एकड़, ठीक है। तो ये बनेगा 515 kg पर 2 कनाल में चाहिए। इसको कन्वर्ट कर दिया, वो 260 kg बन गया। 260 kg को मैंने कन्वर्ट कर दिया मनों में, तो वो बन गया 51 मन, 51.5 मन। अच्छा, अब जहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक था, ये भी देखें, पौधे इनको भी फील करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक था, वहाँ पर पैदावार 7% बढ़ गई। अच्छा। यानी कि यहाँ पर कितनी आई? 55.2 मन, जहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक था। जज्बात, आपके एहसासात, आपकी आवाज, आपका लहजा, आपका माहौल किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हर एक लिविंग थिंग अटेंशन जरूर मांगती है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने यकीन करें। जब हम कहते हैं ना कि मसले हैं, तो मसलों को हल करने के लिए फैसल, हम ये बार बार अपने प्रोग्राम में बात करें कि एक अच्छा लिसनर होना बेहद जरूरी है, लेकिन एक अच्छे लिसनर के साथ साथ एक अच्छा स्पीकर भी होना, एग्जैक्टली एक अच्छा स्पीकर होना बड़ा जरूरी है। अभी एक जरूरी एक ब्रेक भी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब ना डांट लगा। वेलकम बैक। अब जरा खेल के मैदान का रुख करेंगे और खिलाड़ियों की बात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर शाहनवाज हानी का डेब्यू हो गया है। कल हम बात कर रहे थे ना फैसल कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और इस कदर वो खुश हैं कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई, वो सो नहीं सके। तो जरा दिखा और इतने खुश थे, और नींद ऐसी नहीं आई कि उन्होंने आते विकेट भी ले ली। और यकीनन शाहनवाज हानी के साथ उनकी वालदा की दुआएं थीं, जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम के साथ भी तमाम तर जितनी कौम है ना, माओ की दुआएं हैं कि जो कल हम मैच जीते हैं। 90% हम जीत गए थे, लेकिन आखिर में 10% आके हमें ये बताना पड़ता है कि देखो, पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन होना आसान काम नहीं है भैया, क्योंकि आखिर में आके भी आखिरी ओवर में 3 विकेट अगर गिर जाएं तो फिर हार्ट अटैक का आना बनता है। हम बात करेंगे इस पे। स्पोर्ट्स सजाकार अदील अजहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदील गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल बहुत कुछ हुआ और मैं दिल दहला देने वाला हुआ और ऐसा दिल दहला देने वाला हुआ। आप बताएं, आपकी क्या सिचुएशन थी जब वो आखिरी ओवर चल रहा था और वो आखिरी बॉल जिस पे नवाज हट गए थे और वो फिर बोल्ड हो गए थे, लेकिन ये सब क्या हुआ, जरा हमें डिफाइन करें जरा।
नहीं, वाकई बड़ा ही अनरियल सी सिचुएशन हो गई थी। जैसे कि आपने अभी बोला कि जी हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, तो इस बात का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना कि हम पाकिस्तानी हैं तो आखिर तक मैच लेके जाएंगे। आई थिंक वो मेलोड्रामा जरूर हो गया एंड में। सबसे पहले तो देखें, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा महमूदुल्लाह, कैप्टन खुद बॉलिंग कराने आए आखिरी ओवर। इट्स नॉट इजी, हाई प्रेशर थिंग, इवन दो द सीरीज वाज डिसाइडेड। लेकिन ये बात भी याद रहे फैसल, आपकी ज़ाहिर क्रिकेट पे काफी गहरी निगाह, आपको ये बात पता होगी, बांग्लादेश इससे पहले कभी अपने होम ग्राउंड में T20 सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं हुआ था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड। सो वो ओवर महमूदुल्लाह का खुद करवाना और उसमें वो जो लास्ट डिलीवरी में हुआ था, देखिए बोथ वर राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ। महमूदुल्लाह की जो डिलीवरी थी दैट वाज एन एब्सोल्यूट लेजिटिमेट डिलीवरी, और बैट्समैन के पास भी जो है ये राइट होता है, उसके पास हक होता है कि वो बॉल फेंकने से पहले अपनी पोजीशन को हटा सकता है। आई थिंक बोथ ऑफ देम शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक यहाँ पे एक ये बात की जा रही है कि महमूदुल्लाह कुड हैव आस्क्ड दिस डिसीजन टू बी टेकन बाय द थर्ड एम्पायर, लेकिन ही चोज नॉट टू डू इट। बहरहाल जी, उसके बाद महमूदुल्लाह ने भी अपना वार भी खेला। आपने देखा कि वो उसने एक सेल्फ आउट की ऑप्शन थी, एक वार्निंग उसने दे दी वहां पे जो नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन थे। लेकिन आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल फॉर पाकिस्तान एंड नवाज गॉट द बाउंड्री एंड पाकिस्तान क्लीन स्वेप्ट। और मेरे ख्याल से जो मोमेंटम एक पाकिस्तान टीम, बांग्लादेश आई रिपीट इज नॉट अ वेरी इजी प्लेस टू प्ले क्रिकेट ऑन। रिसेंटली आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने तो बड़ी बड़ी वर्ल्ड कप की दोनों फाइनलिस्ट टीमों को अपने मुल्क में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के लिए दिस इज डेफिनेटली a very very big win, a very morale boosting win for a team lineup जो कि एक शेप हासिल करना शुरू होगा when we prepare for the World Cup जो कि एक साल के अंदर होने वाला है। अच्छा अदिल भाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए आई गेस इट्स कर्टन्स, और उसमें सरफराज का रोल आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से बहुत उन पर तनकीद हो चुकी है। उनके सरफराज का पूरा फ़ैन क्लब है अलग से, और जो भी ऊंच नीच होती है वो पूरा सपोर्ट करने आते हैं। येस, ही वाज अ ग्रेट कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी विनर और सारी चीज़ें अपनी जगह, बट आई गेस नाउ इट्स कर्टन्स। अब उनका फ्यूचर जो है वो तकरीबन डिसाइड हो गया। देखिए फैसल, हम लोगों ने 7 T20 की ट्रांसमिशन की थी और सरफराज का जो टॉपिक है वो अक्सर और बेशतर डिस्कशन में आता रहता था कि सरफराज का रोल पाकिस्तान क्रिकेट में है क्या। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सरफराज का एक सर्टेन फैन क्लब है, बल्कि मैं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, सरफराज के हम भी बहुत बड़े फैन रहे हैं एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग दैट ही इज। लेकिन अगर किसी को डिसीजन ज़ाहिर है यहाँ पर लेना है, वो सरफराज को खुद अपने बारे में फैसल ये डिसीजन लेना है कि यार where do I fit पाकिस्तान टीम का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है, where do I fit। जाहिर है एक खिलाड़ी जो इतने महीनों से क्रिकेट नहीं खेला वो खेलने आता है और फिर ये एक्सपेक्ट करना जी ओके इस पे इतने महीनों बाद इनको जो है वो आप क्रिकेट खेलने का मौका दे रहे हैं। यू रियली एक्सपेक्ट हिम टू विन द गेम फॉर यू। आई सेड यार उसको कोई 5 छक्के नहीं मारने थे, he just had to rotate the strike, उसको उन पे एंकर का रोल प्ले करना था, which unfortunately he could not do because बॉल डॉट बॉल्स हो रही थी जिससे पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ा और एक मौके पे हमने देखा कि 9.5 रन पे जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट आ गया था। सरफराज के फ्यूचर का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से सरफराज अब उस लेवल पे एक प्लेयर आ गया है कि जहां पे वो खुद उसको डिसाइड करना चाहिए यार वेयर डू आई फिट इन दिस सेटअप। देखिए ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में जो है वो शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक लास्ट में मैं ज़रा वो जो वेलकम मिला ना हमारी टीम को, उस हवाले से भी अदील मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह से बांग्लादेशी फैंस ने हाथों में परचम उठाए, हाथ हिलाकर, और जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, बहुत जोश हमें नज़र आया। वो जोश नज़र आना किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे माहौल को जो बना, और एक वो सरजमीन जो कि आपकी नहीं है लेकिन वहाँ पर मुस्लिम भाई हैं आपके। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में अदील भाई कि जब हमारी टीम वैन जा रही है, सड़कों पर खड़े होके स्टेडियम से बाहर ही मनाज़िर भी हम दिखा रहे हैं, और एक गालिबन ऐसा स्टेटमेंट भी आया था उनके किसी मिनिस्टर का कि जी वो जो झंडा लगाने की कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसके बाद इतना ज़्यादा मोहब्बत, आई गेस इट नलिफाइज ऑल द पॉलिटिक्स। फैसल, इस पूरे मैटर को हमें पॉलिटिकल लेंस से देखना पड़ेगा। देखिए अगर आपको याद हो 1990s में जब यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने जाया करती थी, उस वक्त अक्सर प्लेयर से मेरी बात हुई है जिन्होंने बांग्लादेश में 90s में खेला है, और वो हमेशा
ये कहा करते थे कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतनी इज्जत और मोहब्बत बांग्लादेश में मिलती है, जैसा कि कल बाबर ने अवार्ड सेरेमनी में कहा था, यू फील लाइक दैट यू आर प्लेइंग एट योर होम। ये पिछले 10-15 साल में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है शेख हसीना वाजिद, उन्होंने एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड किया। जाहिर है दैट पार्टी इज वेरी क्लोज टू बीजेपी एज वेल, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की, खासतौर से जो क्रिकेट के चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज को आके नलिफाई कर दिया है एंड इट वाज वार्म। थैंक यू सो मच अदील भाई। अदील अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये देखना कि जैसे हम बार बार बांग्लादेश क्या भारत से भी जब क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तो वो लोग जो दो कौमों को आपस में आता नहीं देखते वो उल्टी सीधी बातें करते, वरना मोहब्बत वहाँ से भी मिलती है यहाँ से भी जाती है। आगे एक और बड़ा अहम मामला है और वो है रातों रात बॉडी बिल्डर बनने का शौक। लेकिन ये शौक बहुत महंगा पड़ रहा है पहलवानों को। जो नौजवान हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि एक चीज़ आती है स्टेरॉइड्स, उसका ज़्यादा इस्तेमाल। इसकी वजह से रवा साल 10 बॉडी बिल्डर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और मोहसिन खालिद की हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। किसी को डोले बनाने का शौक तो कहीं सीना चौड़ा करने की ख्वाहिश, शॉर्टकट में मसल्स बनाने और रातों रात बड़ा बॉडी बिल्डर दिखने का शौक गुजरावाला के नौजवानों को मौत के मुंह में धकेलने लगा। बेसिकली स्टीरॉइड जो है ये जल्दी जो है अपने आप को बॉडी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन स्टीरॉइड इस्तेमाल करके उनका जो है जिस्म तो उनका बन जाता है, लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर में इनको क्या नुकसान है। और इसी वजह से इस जो है गुज़श्ता हमारे जो है इस साल जो है 2021 में 10 से 11 जो है अमवात इस स्टीरॉइड के इस्तेमाल से हो चुकी हैं। ट्रेनर तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के सदर जनाब शेख फारूक इकबाल साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। खेल कोई भी हो, खिलाड़ी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ता है। ख़ास तौर पे ये जो बॉडी बिल्डिंग वाली गेम है ना, ये रातों रात नहीं होती है। लेकिन अब जो हमारे नौजवानों में शॉर्टकट्स की चीज़ें आ गई हैं कि जी मैं अगले 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में मुकाबला है, मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँ, आखिरी 4 रातों पानी ना पीऊँ, ये सारी चीज़ें। इसमें स्टीरॉइड्स जो आ गए हैं, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक बात है ये। लोग मर रहे हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि हम एज ए फेडरेशन, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, हमने बिल्कुल जिमों को एक तनबीह की हुई है कि भाई आपने किसी लड़के को स्टीरॉइड्स नहीं देनी। और मैं इसके लिए साल में 3-4 सेमिनार भी करवाता हूँ और इस चीज़ को रोकने में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हामी मैं हूँ कि जी बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टीरॉइड के बगैर इंटरनेशनल मेडल्स भी लिए हैं, लड़के भी तैयार होते हैं। मगर बात यह है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, वो इंटरनेट से ऐसी कोई चीज़ ले लेते हैं और बाज़ार से लेके खाते हैं, तो उसके लिए उनको नुकसान होता है। या कोई कोच ऐसा है जो छुप के ये काम करता है। हमने अपनी टीमें लगाई हुई हैं कि भाई कौन बंदा ऐसा काम कर रहा है, उसको रोका जाए। तो हमारी तो पूरी जिदोजहद है कि हम बॉडी बिल्डिंग की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स की बेहतरी के लिए इस काम को जो है ना वो सरअंजाम दें। सही। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ फरमाएगा, इससे ना तो सिर्फ खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है बल्कि हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी इस तरह का काम करता है तो यकीनन यही होता है ना कि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, या फिर हमारा मुस्तकबिल हम ये कह सकते हैं कि दाव पे लगा है, क्योंकि यही लोग तो हमारा मुस्तकबिल है। कोई तरीक़ाकार आपकी नज़र में क्या है इसको रोकने का? देखिए जी, बिल्कुल नुकसान होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर 1 साल में, 2 साल में पैदा नहीं होता। बॉडी बिल्डर जब बनता है, स्टार्ट उसको 5-6 साल एक्सरसाइज करके उस लेवल तक उसको आना पड़ता है। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक इवेंट में हिस्सा लेता है। उसके बाद वो इंटरनेशनल में सिलेक्ट होता है। ये तो एक उसकी वो कटन बहुत ज़्यादा कटन मसला है। दूसरा ये है कि ये जो इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको रोकने के लिए जहाँ पे हम इंटरनेशनल इवेंट पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस लड़के का डोप टेस्ट लिया जाए और और उसको जो है ना वो सारा ये सिस्टम जो है ना वो चेक करके उसको भेजा जाए। मगर क्या करें, फिर भी अगर कोई लड़का हमारा डोप टेस्ट करवाता है और वो हम उसको चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो ले लेता है बग़ैर अपने टीचर के, बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये हमारे लिए एक अलमिया है। मैंने 2011 में हम भूटान से और
इससे नेपाल से हम लेके आए थे, मेडल्स लेके आए थे। हम उस वक़्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश हुए तो एक MNA साहब ने मुझसे सवाल किया कि जी ये स्टीरॉयड्स इस्तेमाल हो रही है, आप इसको कैसे रोकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल ये इस्तेमाल हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने लड़के भेजे हैं और उनका डोप टेस्ट करवाया है। एक लड़के के ऊपर उस वक़्त 35,000 रुपया खर्च आया था। तो मैंने कहा अगर हम हमारे पूरे मुल्क में 154 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का भी ले ना उसको डोप टेस्ट के लिए को जो अच्छा प्लेयर है तो 154 बनते हैं, तो 35,000 एक बंदे का खर्चा है। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमें ऐसी कोई इन्वायरमेंट दे, हम लड़कों का डोप टेस्ट करवाएं और गवर्नमेंट फ्री हमें करवा के दे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इसको रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अच्छा शेख साहब, आखिर में मुख्तसरन मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारा काम है लोगों तक आगाही पहुँचाना, वो बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनमें बड़े मकबूल हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, आपकी तरफ से जो बात जाएगी वो मानेंगे। थोड़ा सा साइंटिफिकली बताइएगा कि बच्चों को ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है, मस्कुलर बॉडी है, ये डोले शोले भी बन गए 16 इंच के, तो सीना भी चौड़ा हो गया, लेकिन अंदरून आपका कितना ज़्यादा डैमेज होता है। एक स्टेरॉयड जब अंदर जाता है तो वो आपके मसल की जो फटीग होती है उसको कम कर देता है और हार्ट फिर ज़्यादा खून फेंकने लगता है, जिसकी वजह से तमाम तर मामला होते हैं। मुझे थोड़ा साइंटिफिकली बता दें ताकि इसको फिर हम एंड करें। बात यह है कि जो भी लड़का स्टीरॉयड्स लेता है वो पाकिस्तान में तो बनते नहीं हैं, वो ज़्यादा बाहर से आते हैं। मैंने FIA के साथ मीटिंग की, मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मीटिंग की कि जी इसको कैसे रोका जा सकता है। मुझसे पूछा गया, जब एक लड़के की डेथ हुई 2016 में 2 लड़कों की डेथ हुई, तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा जी इसका इलाज ये है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं जो ये ऐसी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो जिमों में वो तो नहीं बनाते, तो ये तो सारी बाहर से चीज़ें आती हैं। अगर इसको स्मगलिंग को रोका जाए और FIA इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, तो इसी तरह हेल्थ वाले भी इसको देखें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जो ममनू अद्वियात आती हैं उसको रोका जा सकता है। यानी चेक एंड बैलेंस रखना शेख साहब बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। वक्त यकीनन ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है और नौजवान हमारे मुल्क की पहचान होते हैं। चलें जी, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, खबरें होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।